नमस्कार, मी धनंजय सानप. तुम्ही पाहताय आपलं ॲग्रो वन. देशाच्या राजधानी दिल्लीत मुख्यमंत्री शिंदे, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे आणि राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य पुरस्कार स्वीकारला. पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान उपस्थित होते. यावेळी भाषण करताना नितीन गडकरी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवरून खडे बोल सुनावलेत. यावेळी गडकरी यांनी इलेक्ट्रिक CNG इंधन यावरून नेहमीप्रमाणे हवाई उड्डाण सुद्धा भरली. तर इथेनॉल कडधान्य आयात GM1 यावरून केंद्र सरकारचे कान सुद्धा टोचले. आता इथेनॉल निर्मितीबद्दलचा गडकरी यांचा दावा पहा. 178 लोकसभा क्षेत्र में गन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है और एक समय ऐसा आया कि ब्राजील में शुगर की कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट 24 रुपए किलो और महाराष्ट्र में अब ये 32 से 33-34 रुपए किलो हुई है. और ऐसा कौन सा धंधा है कि जो कैसे प्रॉफिट में चल सकता है. बहुत कठिनाइयां है कि 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदी करो, 98 रुपए का फिनिश प्रोडक्ट बेचो और 100 रुपए के रॉ मटेरियल में उसका पैसा 15 दिन में दे दो और तुम जो माल तैयार करोगे साल भर 10-10% करके साल भर बैंक का ब्याज भर के बेचो. तो ये कौन सा धंधा चलने वाला. मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूं, इसलिए मुझे मालूम है. मैं कभी भी मजाक में कहता हूं, जो पिछले जन्म में पाप करता है वो एक तो शुगर मिल खोलता है और नहीं तो अखबार शुरू कर देता है. ये अच्छा हुआ कि इस बार थोड़ा शुगर मिल के लोगों के चेहरे पर इसलिए हास्य है कि हमने इथेनॉल लाया. तो ये सबसे पहली बात है कि गेहूं, चावल, मक्का लगाना चाहिए. पर मैं मंत्री करके नहीं, पर किसान करके मुझे लगता है कि ये कितना भी करने के बाद परिस्थिति कितनी ज्यादा बदल सकती है, इसके बारे में मेरे मन में संशय है. आज ऐसी स्थिति आई थी कि एक समय चावल इतना ज्यादा हुआ कि हरियाणा और पंजाब में रेलवे स्टेशन पर ताड़पत्री के नीचे रखना पड़ा. शुगर सरप्लस, मक्का सरप्लस, राइस सरप्लस और उसके कारण भी एक समस्या खड़ी हुई. पर हमने जब इथेनॉल का निर्णय किया और मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि मक्के का भाव 1200 रुपए क्विंटल था, आज 2400 रुपए क्विंटल हुआ है. इट इज ओनली ड्यू टू इथेनॉल. अगर इथेनॉल मक्के से शुरू नहीं होता तो यह कभी नहीं होता. राइस स्ट्रॉ से 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल पर डे, 150 टन बायो बिटुमिन पर डे और 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूएल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूएल शुरू हो गई है. अब ये गेहूं, चावल, मक्का, दाल बिया लगाओ, पर अब मैं जो कहता हूं, अरे हवाई ईंधन बनाओ. गडकरी यांनी इथेनॉल निर्मितीसाठी गहू, तांदूळ, मका, बांबू यांची लागवड करा असं शेतकऱ्यांना आवाहन केलंय. कारण काय तर पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाचा टक्का वाढवण्याची गरज असल्याचं गडकरी सांगतात. पण वास्तवात मात्र 2000 सालापासून केंद्र सरकारनं पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणासाठी प्रयत्न करून अजूनही पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाचं प्रमाण 12 ते 15% दरम्यानच आहे. त्याचं कारण म्हणजे केंद्र सरकारचे धोरण लकवे. केंद्र सरकारनं डिसेंबर महिन्यात साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीचा लगाम आवळलेला आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादकांना मोठा झटका आणि फटका बसला. ऊस उत्पादक आणि साखर कारखानदारांनी केंद्र सरकारकडे साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी मिळावी म्हणून साकडं घातलं. पण केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी त्याला केराची टोपली दाखवली. खरं म्हणजे गडकरी गहू, तांदूळ यांच्या काढापासून म्हणजे इथेनॉलचं सेकंड जनरेशन पासून इथेनॉल निर्मिती करण्याचा दावा करतायत. पण अजूनही देशात इथेनॉल फर्स्ट जनरेशनची निर्मिती तळ्यात मळ्यात आहे. कारण काय तर केंद्र सरकारची धोरण धरसोड आणि त्याचा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतोय. याच भाषणात गडकरी यांनी तूर लागवडीवरूनही केंद्र सरकारला टोला लगावलाय. तेही पाहून घ्या. अब हमने कहा दाल बिया की कीमत, शॉर्टेज आया. अब शॉर्टेज आने के बाद हमने आह्वान किया, प्रधानमंत्री जी ने किया, हम सब ने किया. खूब दाल बिया हुआ. क्या हुआ महाराष्ट्र में? दाल बिया इतना हुआ कि गोडाउन में रखने के लिए जगह नहीं आई. तुअर का पानी आया, बरसात आया, सड़ गया क्योंकि गोडाउन नहीं थे और किसानों को खरीदी बराबर नहीं हो पाई. नाराज हो गए, लगाना बंद कर दिया. अब फिर स्थिति आ रही.
अब हम जा रहे म्यांमार, साउथ अफ्रीका, है क्या तुअर की दाल कहीं, चने की दाल लाओ। तो ये जो इम्बैलेंस होता है, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो फायदा होगा। तो पहली बात तो ऐसी है कि क्रॉप पैटर्न जिसकी जरूरत है उसको प्रायोरिटी, एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम, और डायव्हर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी अँड पॉवर सेक्टर। गडकरी यांनी महत्त्वाच्या मुद्द्याला हात घातलाय। पंतप्रधान मोदींनी 2016-17 साली शेतकऱ्यांना तुरीची लागवड करा, सरकार तुरीची खरेदी करेल असं आवाहन केलं होतं, कारण तूर डाळीचा तुटवडा देशात निर्माण झाला होता। पंतप्रधानांच्या आव्हानाला प्रतिसाद देत शेतकऱ्यांनी तुरीचं उत्पादन घेतलं। इकडे महाराष्ट्रातही तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी तुरीच्या शेवटच्या दाण्यापर्यंत खरेदी केली जाईल असं आश्वासन शेतकऱ्यांना दिलं, पण प्रत्यक्षात मात्र राज्यात मोजके खरेदी केंद्र सुरू करून तुरीची अत्यल्प प्रमाणात खरेदी करण्यात आली। त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक झटका बसला। शेतकऱ्यांनी त्यानंतर तूर लागवडीकडे पाठ फिरवली। त्यामुळे आता कडधान्य आयातीवर देशाची भिस्त आहे। पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि केंद्र सरकारचे धोरण लकवे यावरून गडकरी यांनी केंद्र सरकारला टोला लगावलाय। खरं म्हणजे शेती क्षेत्रातील संशोधन पूर्णपणे थांबलेलं आहे। जीएम वाहनांवरून वाद निर्माण झाले आणि त्यामुळे जीएमवर पांघरून टाकलं गेलं। त्यावरून मोदींना सल्ला दिल्याचा दावाही गडकरी यांनी केलाय। त्यांनी नेमका मोदींना काय सल्ला दिला तेही पाहून घ्या। जीएम सीट पर बहुत बहस है, हमारे बीच में भी। मैंने प्रधानमंत्री ने मुझे बताया, मैंने बहुत कोशिश की, पर इतने झगड़े हैं, और ये साइंटिस्ट लोग भी विद्वान भी है, होशियार भी है, अच्छा काम भी करते, पर इनमें भी बहुत पॉलिटिक्स है। अब मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता। तो अभी मैंने प्रधानमंत्री को सुझाव दिया है कि जीएम सीट करना कि नहीं करना और राज्य सरकार पे सौंप दो, हम क्यों पड़े इसमें। तो आज अगर प्रोडक्ट 1 एकड़ में अमेरिका में 30 क्विंटल सोयाबीन होता है, दूसरा ब्राजील में 29 क्विंटल होता है, अर्जेंटीना में 28 क्विंटल होता है, और मेरे पत्नी को इस बार अवार्ड मिला कि सोयाबीन का बहुत अच्छा उत्पादन हुआ, तो मेरे यहाँ हुआ 11 क्विंटल। एवरेज अकोला, बुल्ढाना, वर्धा 5 क्विंटल। तो ये जो 30 क्विंटल का और 5 क्विंटल का प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो किसान को पैसा कहां से मिलेगा। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, प्रोसेसिंग प्लांट, प्री कोरेज, प्री कूलिंग प्लांट, ये सब्जी के ऊपर आईक्यूएफ, ये जब तक चेन निर्माण नहीं होगी, स्टोरेज सिस्टम अच्छी नहीं होगी, गोडाउन्स नहीं बनेंगे, तो हम किसान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। गडकरी यांनी मोदींना जीएम वाहनांच्या परवानगीचं प्रकरण राज्य सरकारवर सोपवण्याचा सल्ला दिल्याचं गडकरी म्हणालेत। या भाषणात नेहमीप्रमाणे गडकरी यांनी हवाई उड्डाणं सुद्धा भरली। इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, इथेनॉलवरील वाहनं आणि बांबू लागवडीचं कौतुक सुद्धा केलं। त्यामुळे आता तुम्ही पूर्ण भाषण एकदा पाहून घ्या आणि तुम्हाला या भाषणाबद्दल काय वाटतं ते कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका। पिछले 25 साल से कृषि क्षेत्र में ही काम करता हूं, और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र के अनेक चढ़ उतारों को मुझे देखने का सौभाग्य भी मिला है। मुझे बहुत खुशी है कि आज इस क्षेत्र में अनेक लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, नया नया संशोधन भी हो रहा है, और ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है। सबसे पहली समस्या ये है कि हमारे देश में हमारे टोटल जीडीपी ग्रोथ में 52 to 54% सर्विस सेक्टर से कंट्रीब्यूशन होता है, 22 to 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, और 15% एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आता है। अगर देश के आबादी की तुलना करें तो 15% जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने वाला ये एग्रीकल्चर सेक्टर, इसका पॉपुलेशन जो इसके ऊपर बिलोंग करती है वो 60% है। और यही कारण है कि गांव में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी का प्रमाण अर्बन सेक्टर से ज्यादा है। हम ग्लोबल इकोनॉमी में हैं, और स्वाभाविक रूप से हमको डिमांड एंड सप्लाई, ये दोनों बातों का गंभीरता से विचार करना होगा। अब ये बात सच है कि कृषि उत्पादन का भाव तय करना हमारे देश के हाथ में नहीं है, क्योंकि ग्लोबल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कारण
वर्ल्ड में अवेलेबिलिटी के आधार पर, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर रेट तय होते हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से क्रॉप पैटर्न कौन सा रखना, बदलना, ये बहुत जरूरी है। हमारे देश में शॉर्टेज है तेल बिया का। हम करीब 55% तक तेल को आयात करते हैं और आज हमारे देश में तेल बिया का जो उत्पादन है, चाहे सरसों का हो, सोयाबीन का हो, इन सब बातों में हमको प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाने की आवश्यकता है और एकरेज भी बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे देश में दूसरी समस्या है कि भारत सरकार ने एमएसपी का एक फॉर्मूला तय किया है और हम लगातार हर साल एक्सपेंडिचर के आधार पर कॉस्ट बढ़ाते जा रहे हैं, पर मार्केट की स्थिति ऐसी हुई है कि हमारी एमएसपी ज्यादा है और मार्केट प्राइस कम है और उसके कारण इतने बड़े प्रमाण पर भारत सरकार ये कोशिश कर रही कि हम इसको खरीद लेंगे, तो ये भी हमारे इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश में 178 लोकसभा क्षेत्र में गन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है और एक समय ऐसा आया कि ब्राजील में शुगर की कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट 24 रुपए किलो और महाराष्ट्र में अब ये 32 थी, अब 33-34 रुपए किलो हुई है। और ऐसा कौन सा धंधा है कि जो कैसे प्रॉफिट में चल सकता है? बहुत कठिनाइयां है कि 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदी करो, 98 रुपए का फिनिश प्रोडक्ट बेचो और 100 रुपए के रॉ मटेरियल में उसका पैसा 15 दिन में दे दो और तुम जो माल तैयार करोगे साल भर 10-10% करके साल भर बैंक का ब्याज भर के बेचो, तो ये कौन सा धंधा चलने वाला? मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूं, इसलिए मुझे मालूम है। मैं कभी भी मजाक में कहता हूं, जो पिछले जन्म में पाप करता है वो एक तो शुगर मिल खोलता है और नहीं तो अखबार शुरू कर देता है। ये अच्छा हुआ कि इस बार थोड़ा शुगर मिल के लोगों के चेहरे पर इसलिए हास्य है कि हमने इथेनॉल लाया। अभी मैं जो गाड़ी में बैठकर आया हूं वो वर्ल्ड की पहली इनोवा गाड़ी है जो 100% बायो इथेनॉल पर चलती है, टोयोटा की है और वो गाड़ी प्रदूषण जीरो और उसका पेट्रोल के तुलना में 60% बिजली पे चलती है और वर्ल्ड की यूरो 6 इमिशन नॉर्म्स को पूरा करने वाली वर्ल्ड की पहली गाड़ी है। तो ये इसका अगर एवरेज तुलना करें तो पेट्रोल की तुलना में 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव हो जाएगा। तो ये सबसे पहली बात है कि गेहूं, चावल, मक्का लगाना चाहिए, पर मैं मंत्री करके नहीं पर किसान करके मुझे लगता है कि ये कितना भी करने के बाद परिस्थिति कितनी ज्यादा बदल सकती है इसके बारे में मेरे मन में संशय है। आज ऐसी स्थिति आई थी कि एक समय चावल इतना ज्यादा हुआ कि हरियाणा और पंजाब में रेलवे स्टेशन पर ताड़पत्री के नीचे रखना पड़ा। शुगर सरप्लस, मक्का सरप्लस, राइस सरप्लस और उसके कारण भी एक समस्या खड़ी हुई। पर हमने जब इथेनॉल का निर्णय किया और मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि मक्के का भाव 1200 रुपए क्विंटल था, आज 2400 रुपए क्विंटल हुआ है। इट इज ओनली ड्यू टू इथेनॉल। अगर इथेनॉल मक्के से शुरू नहीं होता तो यह कभी नहीं होता। और इसलिए खेती में प्रॉब्लम क्या है कि एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना और प्रोसेसिंग करके जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ाकर प्रॉफिट ऑफ मार्जिन को बढ़ाना। हमारा प्रॉब्लम यह है कि गेहूं, चावल, मक्का और शुगर और ये वेजिटेबल सब हम करें, पर इससे प्रॉब्लम यह है कि ये डिमांड एंड सप्लाई के सिद्धांत के आधार पर, मैं जब स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे यहाँ टमाटर लगते थे। गांव में टमाटर लगे, पूरे गांव ने टमाटर लगाए। किसानों में ये एक बीमारी है कि एक ने लगाया तो सब लोग वही लगाते। एक ने हाइब्रिड ज्वारी लगाए, हाइब्रिड लगाए, एक ने कपास लगाया, वही H4 H6 वो लगा लेते हैं। प्रॉब्लम ये हुआ कि एक दिन में इसमें 20 किलो टमाटर आते थे, तो मैं जब कॉलेज से मार्केट गया तो उसने कहा कि आज टमाटर में भाव ही नहीं मिला, अब मुझे ही आपसे 15 रुपए लेने हैं,
क्योंकि वो सब ट्रांसपोर्ट, किराया, मजूरी देकर पैसे ही नहीं निकलते। तो मैंने बोला तुमने बेचे क्यों? अगर आप मुझे रखते तो मैं अपने घर में ले जाता और आसपास के लोगों को फुकट में बांट देता, तो कम से कम उनको समाधान होता। आज हमारी स्थिति यही है कि जब प्याज का भाव बढ़ता है तो स्वाभाविक नीति के अनुसार कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक्सपोर्ट को बंद करते हैं, और जब प्याज का भाव 2 रुपए किलो आता है तो हम नहीं खरीदते हैं। तो फिर किसान कैसे काम करेगा? और इसलिए इन सब परिस्थितियों में हमारी सरकार नई नई नीतियों के आधार पर कोशिश कर रही है। तो पहला पार्ट जो मुझे आपको सबको कहना है कि हम एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करें। अब जैसे 1 एकड़ गन्ना में हमको 8 बोरे मिश्र खाद और यूरिया लगता है, और मैंने इस बार एक्सपेरिमेंट किया हमारे क्षेत्र में, तो 3000 एकड़ हमने ड्रोन से स्प्रेइंग किया। हम जब यूरिया और फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो 8 बोरे लगते हैं, और हमें हाथ से फेंकते हैं तो 75% जमीन में खराब होता है और 25% प्लांट को जाता है। जब ड्रोन से करते हैं तो 25% वेस्ट होता है और 75% प्लांट को जाता है। तो 8 बोरे के बजाय फर्टिलाइजर के 4 बॉटल में काम होता है। तो हमारा खत पे 5000 रुपये एकड़ बचत होती है। ऐसे हमको बहुत सी चीजें जो है कि एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना। अभी 8 दिन पहले मैंने बजाज का एक मोटरसाइकिल पुणे में लॉन्च किया। वो सीएनजी पर है, और उसमें वो मोटरसाइकिल वर्ल्ड की पहली है। वो सीएनजी पे चलती है, तो उसका 1 किलोमीटर का खर्चा 1 रुपया है, और पेट्रोल के मोटरसाइकिल का खर्चा 2 रुपये 25 पैसे है। तो जो पेट्रोल पे 10,000 रुपये महीना खर्चा कर रहा है, वो काम 4,000 रुपये में उसका काम होगा, और प्रदूषण भी कम होगा। अब मुझे खुशी की बात है कि मैं उस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में जो चावल की परली निकलती वो जलाते हैं। अभी उसको 2,000 रुपये टन भाव आ गया, क्योंकि हमने क्या किया कि 40 प्रोजेक्ट, 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ, परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी। तो करीब 40 प्रोजेक्ट शुरू हो गए, और अभी 300 प्रोजेक्ट प्रोसेस में है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत पीछे लगकर हमने पानीपत में एक प्लांट शुरू किया। जो परली जलने से दिल्ली में प्रदूषण होता था, वेस्ट टू वेल्थ वाली बात है, तो वो राइस स्ट्रॉ से 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल पर डे, 150 टन बायो बिटुमिन पर डे, और 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूएल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूएल शुरू हो गई है। अब ये गेहूं, चावल, मक्का, दाल बिया लगाओ, पर अब मैं जो कहता हूं, अरे हवाई ईंधन बनाओ। और मैं जो बता रहा हूं वो हवा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज तक जो बोला हूं हर चीज हुई है। मुझे कोई पत्रकार नहीं पूछ सकता कि आपने ऐसी गलत बात बताई करके। और वो दिन अब दूर नहीं है कि दुनिया के हवाई जहाज इंडियन एयरपोर्ट्स पे इसलिए आएंगे कि पेट्रोलियम एविएशन फ्यूएल से हमारा फ्यूएल सस्ता होगा, और वो यहां पूरा भर के यहां से जाएंगे, और किसानों को उसका फायदा मिलेगा। इथेनॉल से बायो एविएशन फ्यूएल बन रही है, और परली से भी बन रही है। अभी बादशाह पटेल गए थे आसाम में, हम नुमालीगढ़ में बांबू से इथेनॉल बना रहे हैं। तो वो एमडी मेरे पास आए, तो मैंने उनको कहा कि नुमालीगढ़ से पाइपलाइन डालिए अपने बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जब आई थी तो मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। तो मैंने उनको भी और श्रीलंका के राष्ट्रपति भी मिलने, दोनों को एक सलाह दी कि तुम्हारा पेट्रोल 2 रुपए सस्ता हो सकता है। बोले कैसा हो सकता है? मैंने बोला हिंदुस्तान से इथेनॉल मांगो आप। अब नुमालीगढ़ में बांबू से बना हुआ इथेनॉल अगर पाइपलाइन से पेट्रोल में 20% डाल के अगर बांग्लादेश जाएगा, तो आसाम और नॉर्थ ईस्ट में हजारों लाखों युवाओं को बांबू काटना, ट्रांसपोर्ट करना, रिफाइनरी पहुंचाना, ये काम मिलेगा। और इथेनॉल जो बनेगा वो पेट्रोल में डालेंगे, तो पेट्रोल का भाव 120 रुपए आता है और इथेनॉल का 60 रुपए आता है। तो पेट्रोल सस्ता होगा, सरकार का भी फायदा होगा, जनता का भी फायदा होगा, प्रदूषण भी कम होगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से अब किसानों को पैसा मिलने की कौन से फील्ड में संभावना है? अभी हिमाचल और
कश्मीर में एप्पल होते हैं। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, आप कौन से एप्पल खाते हो? ये हिमाचल और उत्तराखंड के एप्पल नहीं खाते लोग। अब पोलैंड से एप्पल आ रहे हैं, ईरान से एप्पल आ रहे हैं, दुनिया भर के देशों से एप्पल आ गए और उनकी टेस्ट और क्वालिटी अलग है और इनकी अलग है। अभी शिवराज जी चले गए, पर ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री, इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि हर तालुका में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक नर्सरी तैयार करिए। अपने नासिक में सह्याद्री है, उन्होंने ग्रेप के लिए दुनिया से अच्छी वैरायटी लाई और ग्रेप के सुधार किया, तो 1500 करोड़ के ग्रेप उन्होंने एक्सपोर्ट किए। अभी हमने संतरे में नई कलम लाई है और हम विदर्भ में अच्छा संतरा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दुनिया में बदलने के लिए हमारे फ्रूट्स की क्वालिटी दुर्भाग्य से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तुलना में हम बहुत क्वालिटी में कम है, और इसलिए सीड और कलम इसमें इंटरनेशनल क्वालिटी के बराबर जाना ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसलिए हमारे स्टेट में हॉर्टिकल्चर में बेस्ट एप्पल, बेस्ट ग्रेप, बेस्ट ऑरेंज, अब ये नागालैंड की पुरस्कार मिला। ये मुख्यमंत्री नागालैंड के मुझे हर साल पाइनएप्पल बेचते हैं। आपने कभी खाया होगा इनका पाइनएप्पल पाशा जी? ऐसा पाइनएप्पल नहीं है कहीं। ये पाइनएप्पल इतना स्वीट और अच्छा है कि मैं राह देखते रहता हूं। मैडम, यू अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश? इंग्लिश समझती है। आई एम टेलिंग यू दैट द क्वालिटी ऑफ पाइनएप्पल इन नागालैंड इज बेस्ट इन द कंट्री। सो गुड टेस्ट। पर आपको पता है ये एप्पल रोड पे फेंक देते हैं, ये पाइनएप्पल फेंक देते हैं। देयर इज नो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन नागालैंड। अगर कोई बड़ा जूस वाला अगर वहां जाएगा और एप्पल पाइनएप्पल से जूस निकालेगा, मैं आपको लिख देता हूं, वो इतने अच्छे अच्छे नए नए फ्रूट्स बना रहे, प्रोसेसिंग नहीं, कोल्ड स्टोरेज नहीं, प्री कूलिंग प्लांट नहीं, बेचारे गरीब किसान फेंक देते हैं। जब तक प्री कूलिंग प्लांट नहीं होगा, कोल्ड स्टोरेज नहीं होगा, प्रोसेसिंग नहीं होगा, तो कहां से होगा? अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को मैं अनुरोध करूंगा कि नासिक और अहमदनगर जिले में ओनियन प्याज होता है, आप एक योजना करिए कि जो किसान प्याज लगाता है उसी को स्टोरेज कैपेसिटी के लिए 0% इंटरेस्ट से लोन देकर सब्सिडी दो, और टोटल नासिक, अहमदनगर और जितने जिले में ओनियन होता है उनको स्टोरेज करने की आप व्यवस्था करो। बीच में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने रेडियो रेस से वो एप्पल का और मैंगो का लाइफ बढ़ाने की कोशिश की, उसमें अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है। ये मैडम को पता होगा, विशाखापट्टनम में मैंने एक मेडिकल डिवाइसेस पार्क किया है, वो शर्मा का, आंध्र प्रदेश में, और वहां उन्होंने ऑलरेडी ये सेंटर खोला है। और मैंने हमारे यहां से वो अनाज या वो लेकर वहां ट्रायल लिया है। ऐसे 4-5 सेंटर होंगे जिसमें सेल्फ लाइफ एग्रीकल्चर, फ्रूट्स, वेजिटेबल और फूड ग्रेन का अगर साल भर के लिए बढ़ेगा तो जब कीमत ज्यादा होगी वो बेचेगा, जब नहीं होगी तो स्टोर करेगा। अब उसको परवाह ही नहीं है, गरीब किसान है, उसका ओनियन फेंक देता है, नाराज हो जाता है बेचारा। जब उसको प्रॉब्लम है तो स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा, एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना होगा। और मैं विद कन्विक्शन बता रहा हूं, कहां आपको जगह है बढ़ने की? आपको बढ़ने की जगह है 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब 350 प्लांट होंगे जो राइस स्ट्रॉ से बायो सीएनजी बनाएंगे, और मैंने अपने खुद का ट्रैक्टर पहला देश का बायो सीएनजी पे कन्वर्ट किया। 1 लाख रुपए साल की बचत है। और ट्रक, बसेस, हमारे कारपोरेशन में नागपुर में मैंने 150 डीजल बसेस ये सीएनजी पर कन्वर्ट किए। 2 पंप लगाए, एलएनजी के भी लगाए, सीएनजी के भी लगाए। और सीएनजी तो अब किसान बना सकता है। 15 टन ऑफ ये नेपियर ग्रास से 1 टन सीएनजी निकलता है, 5 टन परली से 1 टन सीएनजी निकलता है, और 25 टन प्रेस मड से 1 टन सीएनजी निकलता है। अब 350 प्लांट में से 50 शुरू हो गए हैं, ये 300 शुरू होंगे, और पूरे ट्रैक्टर अगर आपने कन्वर्ट कर दिए तो एक किसान का 1 लाख रुपए बचेगा। इधर 1 एकड़ में 5,000 रुपए फर्टिलाइजर पे बचेगा, इधर आपको ट्रैक्टर में डीजल के बजाय सीएनजी आएगा तो उसके बजाय। अभी मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने यूरो 6 इमिशन नाम्स की फाइल मेरे टेबल पे रखी है। ये सब ट्रैक्टर वाले मेरे पास आए,
हाथ जोड़े, बोले ये सर करोगे तो बहुत अनर्थ होगा। बोला क्या होगा? बोले ट्रैक्टर की कीमत 1.25 लाख बढ़ेगी। मैंने बोला ठीक है, मैं फाइल रख देता हूं, मेरी एक कंडीशन है, तुम 1 साल के अंदर इलेक्ट्रिक पर, सीएनजी पर और फ्लेक्स इंजन इथेनॉल पर आप ट्रैक्टर लाइए, मैं विड्रॉ कर दूंगा। तुम अगर ये नहीं करोगे तो याद रखना, मतलब मैं ये लागू करके तुमको ठोकूंगा। तो मैंने तो बायोफ्यूल के बारे में तय किया, आए तो मेरे साथ, नहीं आए तो तुम्हारे बिना, और नहीं तो तुमको घसीटते हुए करना ही होगा। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पूरा मैंने टाइट कर दिया। अभी टोयोटो ने फ्लेक्स इंजन बनाया, अब सुजुकी, बजाज और टीवीएस की मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर हुई। शिंदे साहब, मैं आपको अनुरोध करूंगा कि पूना में 3 पंप खुले इथेनॉल के, और अब इंडियन ऑयल 450 पंप उसमें महाराष्ट्र में खोल रही है। पर हमारे यहाँ जो आप ऑटो रिक्शा का परमिट देते हो, उसमें सीएनजी के ऊपर ऑटो रिक्शा जैसी आ रही है, वैसे इथेनॉल के और इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा के लिए अगर आपने अलग पॉलिसी बनाई तो पूना में 3 पंप खुले हैं और महाराष्ट्र में भी 150 खुल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु और जहां जहां शुगर के इथेनॉल है, तो 100% इथेनॉल पेट्रोल के अल्टरनेटिव में जाएगा। तो शुगर फैक्ट्री का फायदा होगा, प्रदूषण कम होगा और देश के किसानों का कल्याण होगा। और इसलिए ये जो 16 लाख करोड़ का है, इसमें घुसने की आवश्यकता है। अब हमने कहा दाल बिया की कीमत, शॉर्टेज आया। अब शॉर्टेज आने के बाद हमने आह्वान किया, प्रधानमंत्री जी ने किया, हम सब ने किया, खूब दाल बिया हुआ। क्या हुआ महाराष्ट्र में? दाल बिया इतना हुआ कि गोडाउन में रखने के लिए जगह नहीं आई। तुअर का पानी आया, बरसात आया, सड़ गया क्योंकि गोडाउन नहीं थे, और किसानों को खरीदी बराबर नहीं हो पाई, नाराज हो गए, लगाना बंद कर दिया। अब फिर स्थिति आ रही, अब हम जा रहे म्यांमार, साउथ अफ्रीका, है क्या तुअर की दाल कहीं, चने की दाल लाओ। तो ये जो इम्बैलेंस होता है, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो फायदा होगा। तो पहली बात तो ऐसी है कि क्रॉप पैटर्न जिसकी जरूरत है उसको प्रायोरिटी, एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। अब ये बाम्बू की बात करते हैं। अब मैं नेता करके नहीं बोल रहा हूं, मैं तो कंसल्टेंट हूं अनेक जगह पर। मैं आपको बताता हूं, ये कोयला जो काला है, इसका अल्टरनेटिव बाम्बू है। कोयले की कैलोरिक वैल्यू जिसकी 4000 है, उसकी कीमत 4500 रुपए टन है। और बाम्बू में अगर 1 रुपए, 1 यूनिट, 1 रुपए में अगर 1 कैलोरिक वैल्यू आई तो बाम्बू कोयले से सस्ता है। तो मैंने पाशा पटेल को कहा कि हम बाम्बू बनाएंगे, हमने मशीनें बनाई हैं, और उसमें से 3 mm, 4 mm, 20 mm के टुकड़े करेंगे, और पूरा बाम्बू ये महाराष्ट्र में अगर अपने पावर प्रोजेक्ट में गया तो ये पाशा पटेल जैसे 1 लाख लोगों ने कितना भी बाम्बू लगाया तो भी बाम्बू नहीं पूरेगा, इतनी डिमांड है। मैं खुद, मेरे यहाँ 380 मेगावाट पावर है, मेरे को रोज कम से कम 600 ट्रक बाम्बू चाहिए। 600 ट्रक मैं ही लूंगा। कोराडी, कापरकेड़ा, वो सब आपके पावर प्लांट, वो पोल्यूशन कर रहे, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा, उसके बजाय बाम्बू की टुकड़े से, अगर अभी एनटीसी ने ये भी किया है, जीआर भी निकाला है, 6% खरीदी करो। अगर ये वेस्ट लैंड में बाम्बू लगेगा, बाम्बू काटेगा, बाम्बू बारीक होगा, लाखों महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये हमारे यहाँ WCL, मैग्नीशियम ऑफ इंडिया माइनिंग करते हैं, पूरे एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, पहाड़ खड़े, एक पेड़ नहीं दिखता। हमारे यहाँ फॉरेस्ट का भी कानून ऐसा है कि पूरा टक्कल पड़ा हुआ, एक भी बाल नहीं दिखता, बोलते फॉरेस्ट है, वो झुड़पी जंगल है, और कुछ नहीं कर देते। तुम्हारा घर नागपुर में फॉरेस्ट के अंदर डाला हुआ है, जो बंगला है, रवि भवन फॉरेस्ट में है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में शायद निर्णय आएगा कि मध्य प्रदेश ने फॉरेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व किया और हमको झुड़पी जंगल में डाल दिया। वो बोलते जंगल है, मैंने बोला आओ देखो, बोले एक भी पेड़ नहीं है, फ्री जंगल है क्या? बोले नहीं, पर फिर भी है। मतलब क्यों? बोले कानून में लिखा है। तो आप ये जो बाम्बू लगाएंगे तो 1 एकड़ में 200 टन बाम्बू 2 साल के बाद निकल सकता है, और 3000 रुपए भी भाव मिला, मैं 4000 तो अभी दे रहे, तो आप 1 एकड़ में 6 लाख रुपए होंगे, और प्रोडक्शन कॉस्ट, ना फर्टिलाइजर देना ना पानी देना। भीमा बाम्बू का वो घर पे आया है, आशा जी के साथ मैं बाम्बू में बहुत काम करता हूं। अभी 200 टन बाम्बू की इकोनॉमी ही 25-50
1000 करोड़ की बन जाएगी। चाइना में 80,000 करोड़ की है। कल मैंने बाम्बू के शूट्स एक जगह खाए, बहुत सुंदर, उसका सूप होता है, बहुत अच्छा। हाँ, मिजोरम के सीएम ने कल मुझे दिए और इतने टेस्टी है। बाम्बू से कपड़ा बनता है, बाम्बू से हमने क्रैश बैरियर बनाया। ये जो लोहा होता है उसके बजाय इंदौर के टेस्टिंग इंस्टीट्यूट से पास हुआ और अभी क्रैश बैरियर हमारे यहाँ 27 जगह पर लगा। बाम्बू से कपड़ा बनता है। ये शिवराज जी गए इंदौर में, मैंने लॉन्चिंग किया, मॉडल्स ने बाम्बू के कपड़ों से किया और बाम्बू की अंडरपैंट और बनियन इतनी अच्छी बनती है जो मेरे पास है। मैंने बहुत सेक्रेटरी को जर्सी भी दी, उससे पसीना नहीं आता। अब ये चाइना में इतना डेवलप हो रहा है, बाम्बू की इकोनॉमी बनेगी तो ग्रामीण भाग में रोजगार मिलेगा। एक आपसे प्रार्थना करूंगा, ये बाम्बू का खाइए, बनिए, घड़ी बनिए सर। ये ब्लू इकोनॉमी में आंध्र का हमने ये करना चाहिए, कॉपी करनी चाहिए। आपको याद होगा कि हमारे विदर्भ में अकोला, बुल्ढाना और अमरावती के बीच में यह आकोट दरियापुर में एक खानपान पट्टा है। वहां का पानी खारा है और वहां मैंने उनको कहा, इनके लोगों को बुलाया कि खारे पानी के टैंक बनाओ और एक इसमें राजस्थान में बने हैं। और ये जो प्रॉन्स है, स्वीट वाटर के प्रॉन्स है और सॉल्ट वाटर के हैं। तो हमारे यहाँ अगर ये प्रॉन्स तैयार होंगे तो ये हमारे यहाँ से विदर्भ से एक्सपोर्ट होगा, तो किसानों को 1 एकड़ में 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए एकड़ का फायदा है। और मैंने उनके यहाँ के लोगों को बुलाया, आप सुधीर बाबू को सब बताया, आप इनिशिएटिव लो और हमारे यहाँ अगर ये प्रॉन्स स्वीट वाटर और सॉल्ट वाटर के होंगे तो ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हमने मदर डेयरी लाई, अब नागपुर और विदर्भ और मराठवाड़ा में मदर डेयरी आई। नेपियर ग्रास के लिए हमने फार्मर प्रोड्यूस कंपनियां खोली। अब 450 करोड़ का प्लांट आपके सहयोग से नागपुर में काम शुरू हो गया। अब हमारे यहाँ विदर्भ में पूरा दूध होता है 15 लाख लीटर, 15-20 लाख लीटर, और अकेले कोल्हापुर जिले में होता है 45 लाख लीटर। सांगली में, कोल्हापुर में इतना दूध होता है और हमारे यहाँ कोई है ही नहीं, दूध का खरीद भी नहीं होती है। अब ये मिल्क और फिशिंग, इससे किसानों का इनकम बढ़ेगा। और दूसरी और एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना, नर्सरी और सीड में डेवलपमेंट करना। जीएम सीड पर बहुत बहस है हमारे बीच में भी। मैंने, प्रधानमंत्री ने मुझे बताया, मैंने बहुत कोशिश की, पर इतने झगड़े हैं। और ये साइंटिस्ट लोग भी विद्वान भी है, होशियार भी है, अच्छा काम भी करते हैं, पर इनमें भी बहुत पॉलिटिक्स है। अब मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता। तो अभी मैंने प्रधानमंत्री को सुझाव दिया है कि जीएम सीड करना कि नहीं करना और राज्य सरकार पे सौंप दो, हम क्यों पड़े इसमें। तो आज अगर प्रोडक्ट 1 एकड़ में, अमेरिका में 30 क्विंटल सोयाबीन होता है, दूसरा ब्राजील में 29 क्विंटल होता है, अर्जेंटीना में 28 क्विंटल होता है। और मेरे पत्नी को इस बार अवार्ड मिला कि सोयाबीन का बहुत अच्छा उत्पादन हुआ, तो मेरे यहाँ हुआ 11 क्विंटल। एवरेज अकोला, बुल्ढाना, वर्धा 5 क्विंटल। तो ये जो 30 क्विंटल का और 5 क्विंटल का प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो किसान को पैसा कहां से मिलेगा। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, प्रोसेसिंग प्लांट, प्री कूलिंग प्लांट, ये सब्जी के ऊपर IQF, ये जब तक चेन निर्माण नहीं होगी, स्टोरेज सिस्टम अच्छी नहीं होगी, गोडाउन्स नहीं बनेंगे, तो हम किसान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे।